वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है एबॉर्शन। आज हम डिस्कस करेंगे एबॉर्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऑब्जेक्टिव को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इसे बेसिक से समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबॉर्शन की कि एबॉर्शन होता क्या है। तो एबॉर्शन का मतलब होता है जो यूट्रस में एक फीटस है या एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका एक्सपल्शन मतलब उसका बाहर आ जाना, एक्सपल आउट हो जाना की कंडीशन को ही हम एबॉर्शन बोलते हैं। अब ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है या फिर हमारा ये मिसकैरेज भी इसे हम बोल सकते हैं, मतलब इसमें हमने मे बी जानबूझकर करवाया है या वो खुद से हो गया है। तो मेनली ये हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका डेफिनेशन की कि एबॉर्शन होता क्या है, तो ये WHO के अकॉर्डिंग हमारा डेफिनेशन दिया गया था, जिसका मतलब होता है एबॉर्शन इज द एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी एम्ब्रियो और फीटस वेटिंग 500 ग्राम और less from its mother when it is not capable for independent survival before the period of viability। इसका मतलब है एबॉर्शन क्या है कि जो भी फीटस था जिसकी वेट हमारी 500 ग्राम से कम है और वो खुद से सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसका हमारा यूट्रस से एक्सट्रैक्शन हो जाना या एक्सपल्शन हो जाना, मतलब उसका रिमूव हो जाना यूट्रस से बिफोर द 20 या 22 वीक्स। ये 22 या 20 वीक्स जो है ये WHO ने मेंशन नहीं की थी, बट यहाँ जो वेट आ रहा है 500 ग्राम, ये 154 डेज़ का लगभग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम 20 या 20 वीक्स उसे काउंट कर सकते हैं। तो एबॉर्शन को हम अगर एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है एक फेटस जो कि 500 ग्राम से भी बिलो है, उसका एक्सपल्शन हो जाना हमारे यूट्रस से, जो कि खुद से सर्वाइव करने में, इंडिपेंडेंट सर्वाइव करने में बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, उस कंडीशन को हम एबॉर्शन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी इंसिडेंस रेट की कि इसकी इंसिडेंस रेट क्या होगी, तो 10 to 20% जो हमारी क्लिनिकल प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें ये इंसिडेंस रेट होता है। 75% जो होते हैं ये बिफोर द 16 वीक होते हैं। मतलब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी मैटरनल एज हो या फिर उसकी पास्ट मिसकैरेज हुई हो, ऐसे सारे कंडीशंस हो सकते हैं। बट इसमें 75% जो होती हैं वो बिफोर 16 वीक के ही हमारे होती हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम इनके कॉजेज़ की बात करें तो मेनली हमें 2 टाइप्स के कॉजेज़ में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होगा हमारा फीटल कॉज एंड सेकंड हमारा होगा मैटरनल कॉजेज़। फीटल कॉज मतलब ऐसे फैक्टर जो कि फीटस में है, जिसकी वजह से जो बेबी है उसे एबॉर्ट करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें एबॉर्शन की, तो जो एक्सपर आउट हो रहा है फीटस, उसे हम एबॉर्शन की कंडीशन में एबॉर्टस कहते हैं। ये जो एबॉर्टस है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी कभी MCQ में आता है कि जो फीटस हमने रिमूव किया है या फिर जो खुद से एक्सपल आउट हो गया है यूट्रस से, उसे हम क्या बोलेंगे। तो उसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं एबॉर्टस। तो यहाँ पे जो फीटस फैक्टर होंगे, इसका मतलब कि फीटस की वजह से जो एबॉर्शन कॉज हो रहा है वो फीटल फैक्टर्स है, और मैटरनल की वजह से जो कॉजेज़ हो रहे हैं वो मैटरनल कॉजेज़ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फीटल कॉजेज़ को। तो फीटल कॉजेज़ में सबसे पहला जो हमारा कॉज होता है वो होता है जेनेटिक या क्रोमोसोमल। जितने भी एबॉर्शन होते हैं उनमें से 50% चांसेस हमारे जेनेटिक की ही होते हैं। जेनेटिक में हमारा मिसकैरेज हो सकता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से। अब एबनॉर्मलिटी का मतलब है ट्राइसोमी हो जाना। ट्राइसोमी का मतलब उस पर 3 क्रोमोसोम आ जाना। हमें पता है कि पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं, बट यहाँ पर ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। ट्राइसोमी में जो मोस्ट कॉमन टाइप हमारा होता है वो होता है 16 जो हमारा क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आना। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव पर्पस से इम्पॉर्टेंट है कि ट्राइसोमी में 16 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी होना ही मोस्ट कॉमन एबॉर्शन का कॉज है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 से भी ज़्यादा जब हमारे वहाँ आ जाते हैं जो भी क्रोमोसोम्स हैं उस कंडीशन को। और मोनोसोमी मतलब होता है कि एक, हमें मोनोसोमी का मतलब पता है एक। अब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट क्या हो सकता है क्रोमोसोम में, जैसे कि उसके स्ट्रक्चर में कोई उसका पर्टिकुलर जीन जो था वो डिलीट हो गया है या वो ट्रांसलोकेट हो गया है। तो ये सारे हमारे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ गया है। तो उस कंडीशन में भी जो फीटस होता है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाता है और वो अबॉर्ट हो जाता है।
सेकंड कंडीशन हो सकती है मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब अगर जो फीमेल है उसकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे मल्टीपल टाइम उसकी प्रेगनेंसी है, तो उस कंडीशन में भी एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। एंड डीजनरेशन ऑफ विलाई, जो विलाई है, विलाई जो सेल्स होती हैं हमारी यूट्रस में जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारी होती हैं, तो अगर उनमें डीजनरेशन होने लगा तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। अब मैटरनल कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पे मैटरनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है एंडोक्राइनल फैक्टर। एंडोक्राइनल में ल्यूटियल फेज अगर डिफेक्ट है, थायराइड की एबनॉर्मेलिटी है या डायबिटीज़ मेलाइटस है फीमेल में, तो ये एंडोक्राइनल फैक्टर हो गए। एनाटॉमिकल फैक्टर का मतलब यहाँ पे उसकी एनाटॉमी में कोई प्रॉब्लम है फीमेल की, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई इसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब जो उसका सर्विक्स है वहाँ का जो एरिया है वो प्रॉपर नहीं है, इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, मतलब वहाँ पे वो डायलेट रहता है प्रेगनेंसी टाइम पे भी, तो उस टाइम जो फीटस होगा वो एक्सपल हो जाएगा ईजिली, वहाँ पे वो क्लोज होना चाहिए, अगर वो डायलेट है तो ईजिली वो एक्सपल हो जाएगा। कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकता है यूट्रस का, जो फीमेल है उसका यूट्रस जो है वो प्रॉपरली बना ही नहीं था। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं या इंट्रा यूट्राइन एडेंशन हो सकता है। देन हो सकता है हमारा इन्फेक्शन की वजह से भी मे बी मैटरनल एबॉर्शन होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन में हमारा रुबेला हो गया, साइटोमेगाली, HIV, पैरासिटिक में टोक्सोप्लाज्मा एंड मलेरिया, बैक्टीरियल में हमें क्लेमाइडिया देखने को मिलता है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये 5 to 10% इसमें कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं। इनमें ऑटो इम्यून डिसीज़ कोई भी हो सकती है, एलो इम्यून डिसीज़ या एंटी फीटल एंटीबॉडीज़, मतलब एंटी फीटल एंटीबॉडीज़ का मतलब जैसे RH इनकम्पैटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि मदर जो है वो निगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में भी हमारे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अबॉर्ट करने के। एनवायरमेंटल फैक्टर में मदर अगर ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग होती है, या वो खुद करती है, सिगरेट स्मोकिंग करती है, अल्कोहल या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ एजेंट होते हैं जैसे डायाफ्राम हो गया, तो उस कंडीशन में भी एबॉर्शन के कॉजेज़ ये कॉज करता है। मैटरनल मेडिकल इलनेस में साइनोटिक हार्ट डिसीज़ हो सकता है या हीमोग्लोबिनोपैथीज हो सकता है, और सम टाइम कुछ अनएक्सप्लेन कॉजेज़ भी होते हैं जो अननोन होते हैं। ये सारे हमारे कॉजेज़ थे। अब अगर हम बात करें इसके एबॉर्शन के टाइप्स की, तो मेनली हमारा एबॉर्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का ही होता है। फर्स्ट होता है स्पॉन्टेनियस, सेकंड होता है इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हुआ है, अगर एबॉर्शन खुद से हो गया है तो उस कंडीशन को हम स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। इंड्यूस्ड मतलब हम खुद से करवा रहे हैं, तो इंड्यूस्ड के केसेस अलग होते हैं एंड स्पॉन्टेनियस के केसेस अलग होते हैं। इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी में 2 ही टाइप के हमारे इंड्यूस्ड एबॉर्शन में हमारे मेनली 2 टाइप्स के एबॉर्शन होते हैं, MTP एंड इलीगल। MTP जो होता है ये लीगल होता है, इसका मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एक लीगल केस है जिसमें मे बी फीमेल के साथ रेप हुआ हो या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से उसे मेडिकली अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ा हो, तो ये एक लीगल कंडीशन है। अब इलीगल केसेस क्या हो सकते हैं? इलीगल केसेस हो सकते हैं जैसे कि अभी बहुत सारी ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें फीमेल्स के सेक्स की हमें पहले आइडेंटिफिकेशन करवा लिया जाता है एंड देन अगर वो बेबी जो है फिटस जो है वो फीमेल है तो उसे अबॉर्ट किया जा रहा है, तो ये सब इलीगल तरीके हैं। या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में भी लोग ओरल पिल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सारे जो कंडीशंस हैं वो इलीगल हैं। तो इंड्यूस्ड में मतलब जो हम खुद करवा रहे हैं, और स्पॉन्टेनियस जो स्वतः हो रहा है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो इंड्यूस्ड और स्पॉन्टेनियस 2 मेन टाइप हैं। इनके अंदर अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस के अंदर, तो स्पॉन्टेनियस के अंदर फर्स्ट होता है थ्रेटेंड, मतलब जैसे हमें थ्रेटेंड का मतलब भी पता, धमकी देना। तो ऐसी एबॉर्शन की कंडीशन जिसमें हमें सिम्टम्स तो दिखाई दे रहे हैं एबॉर्शन के, बट अगर हम उसे क्योर करना चाहें तो हम क्योर कर सकते हैं, मतलब इस कंडीशन में नहीं एबॉर्शन पहुंचा है कि हम फेटस को जो है उसको इम्पॉसिबल हो गया, हम उसे बचा नहीं पाएंगे। इनएविटेबल मतलब होता है इसमें ऐसा कंडीशन आ गया है कि अब हम उसे नहीं बचा सकते, इम्पॉसिबल हो गया है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना। कंप्लीट एबॉर्शन क्या होता है? कंप्लीट एबॉर्शन का मतलब होता है जिसमें स्पॉन्टेनियसली जो एक्सपल्शन हो जाता है पूरे यूट्रस में, जो भी उसका कंटेंट था सारी चीज़ें उसमें खुद से ही एक्सपल आउट हो जाती हैं। इनकम्प्लीट में कुछ पार्ट तो बाहर आ जाता है बट कुछ हमारा यूट्रस के अंदर ही रह जाता है। मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है? जिसमें फीटस जो है उसकी डेथ हो चुकी है बट वो रिमेन यूट्रस में है अभी भी। एंड सेप्टिक होता है एक हमारा, सेप्टिक मतलब जिसमें इन्फेक्शन कॉज हो गया, एबॉर्शन तो हुआ ही हुआ उसके साथ साथ इन्फेक्शन भी कॉज हो गया। एंड एक और होता है जो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है,
यहाँ पे ऊपर दिया गया है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब होता है जैसे कि ऐसे फीमेल जिनमें 3-4 या कंटिन्यूअस उनका एबॉर्शन ही हो रहा है। अब वो उसके कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, मे बी उसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी हो फीमेल में, या फिर उसका जो सर्वाइकल है वो सफिशेंट ना हो, इनसफिशिएंसी हो, वहाँ पे बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं रिकरेंट के भी। रिकरेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि बहुत मल्टीपल टाइम उसका एबॉर्शन होना है। तो अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा होगा थ्रेटेंड एबॉर्शन जो होता है, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम रिकवरी कर सकते हैं पेशेंट की, मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें रिकवरी पॉसिबल है और क्लिनिकली इसमें एंटिटी देखने को मिलती है। मतलब अभी ये शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि मिसकैरेज हो ही जाएगा। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो कंडीशन इन विच मिसकैरेज हैज़ स्टार्टेड बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस टू स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। कंडीशन मिसकैरेज की स्टार्ट तो हुई है बस, बट उस लेवल पे अभी तक नहीं हुई है कि रिकवरी इसमें इम्पॉसिबल हो जाए। इसमें रिकवरी अभी हमारे पास पॉसिबल है। इसके आपको ये फिगर देखने को मिलेगा कि इससे वजाइनल ब्लीडिंग वगैरह आएगी, बट ये स्पॉन्टेनियसली स्टॉप भी हो जाती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इसमें जो फीमेल होगी उसे पर वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी जो ब्राइट रेड कलर की होगी, और ये फिर खुद से ही रुक भी जाती है, कुछ टाइम बाद स्पॉन्टेनियस स्टॉप हो जाती है। इसमें पेनलेस हमारा ब्लीडिंग देखने को मिलती है, बट सम केसेस में पेन होता है, जैसे कि उसे लोअर पेन होगा, बैक पेन हो सकता है फीमेल को, तो पेनलेस ब्लीडिंग होगी, बट एब्डोमिनल पेन लोअर एरिया में हो सकता है फीमेल को। अब बात करें इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें फील होंगी, जैसे यूट्रस और सर्विक्स जो है वो हमें सॉफ्ट फील होगा। डिजिटल एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्सटर्नल जो ओसा है वो अभी तक क्लोज है, मतलब फीटस जो मटेरियल था वो बाहर प्रॉपरली नहीं आया है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम कर सकते हैं सर्वाइकल एक्टोपी कर सकते हैं, पॉलिप या कार्सिनोमा हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मोलर प्रेगनेंसी, ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं इसके। अल्ट्रासाउंड इसमें हम करवाएंगे या पेल्विक एग्जामिनेशन करवाएंगे। USG इसमें हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। इसके मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्टली तो हम रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमें फीमेल की प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है तो सबसे पहले हमें उसको जो सिम्टम्स हैं उन्हें रिड्यूस करना होगा। तो हम फीमेल को रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाती है। देन हम उसमें पेन को रिलीव करने के लिए डाइज़ेपाम देते हैं, जो 5 mg हम 2 बार दिन में दे सकते हैं। BD मतलब होता है 2 टाइम्स। 80% प्रेगनेंसी जो है वो टर्म प्रेगनेंसी तक जा सकती हैं अगर हम उन्हें प्रॉपरली स्टार्टिंग एज जो है उनकी उसी में हम उन्हें क्योर कर लें। अगर फीटस हमें USG में लाइव दिखा है तो 95% केसेस हो सकती हैं कि कंटिन्यू प्रेगनेंसी की जा सकें, और अगर इनमें प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू करते हैं तो चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं, एज लाइक प्रीटर्म लेबर हो सकता है, मतलब 37 वीक से पहले भी डिलीवरी हो सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, या IUGR हो सकता है। तो ये हमारा था पहला कंडीशन, थ्रेटेंड प्रेगनेंसी। अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन होता है इनइविटेबल एबॉर्शन। इनइविटेबल एबॉर्शन का मतलब है कि जिसमें हम इम्पॉसिबल हो गया हमारे लिए कि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाए, मतलब इसमें अबॉर्ट करवाना ज़रूरी ही हो जाता है। तो ये एक ऐसा टाइप का एबॉर्शन है जिसके अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है, इसमें हमें एबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा। अब इसमें हमें क्या सिम्टम्स, ये है इनएविटेबल, मतलब इसमें ओसा जो है वो ओपन हो चुका है, तो इसलिए हम अब इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसके फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे कि वजाइनल ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, सम टाइम हमें जैसे प्रायर सिम्टम्स के पहले जैसे थ्रेटेंड हमें देखने को मिला था, तो यहाँ पे मिसकैरेज के पहले क्या कोई सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा, और हमें डायलेशन देखने को मिलेगा इंटरनल ओसा में। तो उसी की वजह से जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट था वो बाहर आ सकता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का। अब इसे मैनेज कैसे करेंगे, तो हमें इसे एक्सपेल आउट करना ही पड़ेगा। तो इसे एक्सपेल आउट करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर 12 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो हम सक्शन के थ्रू से रिमूव कर सकते हैं। अब अगर 12 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे हम ऑक्सीटोसिन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में। ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट हम देते हैं यहाँ पे, और NS के साथ हम उसे देते हैं। जनरल मेजर में हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मेथार्जिन देते हैं 0.2 mg, और ब्लड लॉस को जैसे यहाँ पे ब्लड लॉस भी होता है तो हम IV थेरेपी या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न थेरेपी भी पेशेंट को दे सकते हैं। ये था हमारा इनइविटेबल एबॉर्शन के लिए।
अब जो हमारा थर्ड टाइप का है वो है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मतलब है कि जिसमें जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट था वो कुछ बाहर आया है और कुछ यूट्राइन कैविटी में अभी भी रह गया है, एज लाइक फीटस बाहर आ गया है, प्लेसेंटा वहीं रह गया है। तो यहाँ पे एंटायर जो पूरा प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो प्रॉपरली एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, इसकी वजह से अभी भी वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा यूट्रस के अंदर। ये है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट मिसकैरेज में आपको देखने को मिलेगा कुछ पार्ट बाहर आ गए हैं और कुछ अभी भी कंटिन्यू यूट्रस से कनेक्टेड हैं। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो फीमेल होगी उसे कंटिन्यूअस लोअर पेन होगा उसके एब्डोमेन में और वजाइनल ब्लीडिंग अभी भी देखने को मिलेगी। इंटरनल एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यूट्रस जो है वो स्मॉलर होगा नॉर्मल पीरियड से। उसकी इंटरनल ओसा जो है वो हमारी इंटरनल ओसा उसकी ओपन होगी और ब्लीडिंग की अमाउंट जो है वो वैरी करती है। एक्सपल्शन जो मास था, मतलब हम फीमेल से पूछेंगे इनकम्प्लीट में, क्योंकि वो हिस्ट्री में बताएगी कि उसे मास कुछ दिन पहले या फिर अभी 1-2 दिन पहले उसके वजाइनल डिस्चार्ज में मास भी उसे फाउंड हुआ था। इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग हो सकती है, कंटिन्यूअस सेप्सिस हो सकता है या प्लेसेंटल पॉलिप्स हो सकते हैं। इसे हम मैनेज कैसे करेंगे, इसे भी हमें जितना भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट था उसे पूरे को रिमूव करना है, इवैक्यूएशन करना पड़ेगा हमें जितने भी अभी रिटेन रह गए हैं। अर्ली एबॉर्शन में हम डायलेशन करके इवैक्यूएशन कर सकते हैं, जैसे देके या एनेस्थीसिया देके। अगर लेट एबॉर्शन हो गया है तो यहाँ पे हम यूट्रस को जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं ओवम फॉरसेप्ट के थ्रू। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं हम जो सेप्सिस हो रही थी उसे रिड्यूस करने के लिए कि उसके चांसेस ना हो, और मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मिसप्रोस्टॉल दे सकते हैं 200 माइक्रोग्राम वजाइनल के लिए, मतलब अगर 12 वीक से यहाँ पे प्रेगनेंसी कम होती है तो हम मिसोप्रोस्टॉल देते हैं पहले और वेट करते हैं 24 आवर्स कि मे बी जो सारा कंसेप्शन का प्रोडक्ट था वो खुद ही एक्सपेल आउट हो जाए। बट अगर ये नहीं होता है तो वहाँ पे हमें इवैक्यूएशन करना पड़ता है। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट एबॉर्शन। अब हम बात करेंगे कंप्लीट एबॉर्शन की। तो कंप्लीट एबॉर्शन जैसे इनकम्प्लीट था उसमें कुछ पार्ट रह गए थे, एंड कंप्लीट में जो सारा कंसेप्शन का प्रोडक्ट होगा वो कंप्लीटली एक्सपर्ट हो जाएगा यूट्रस से। तो इस कंडीशन को हम कंप्लीट एबॉर्शन बोलेंगे। इसमें कोई भी जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो यूट्रस में रिमेन नहीं रह जाता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि एब्डोमिनल पेन जो है वो धीरे धीरे उसका कम होगा, वजाइनल ब्लीडिंग भी धीरे धीरे कम होते हुए, मतलब पहले कम होगी फिर वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगी, और फ्लैसी मास हमें देखने को मिलेगा। मतलब फीमेल की हिस्ट्री में वो बताएगी कि फ्लैसी मास एक्सपल हुआ था, मतलब जो फेटस था वो मास के उसमें फॉर्म में एक्सपल हो चुका है। इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें उस एमेनोरिया देखने को मिलेगा, ओसा जो था वो सर्वाइकल ओसा क्लोज, एंड ब्लीडिंग जो होगी वो कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करके कंफर्म कर सकते हैं। या इस कंडीशन में अगर हम कंप्लीट एबॉर्शन की बात करें तो जो यूट्रस होगा वो इम्पटी होगा, वहाँ कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी, तो उस कंडीशन को ही हम कंप्लीट बोलेंगे। अगर कोई भी वहाँ पे प्रोडक्ट रह गया है तो वो कंडीशन हमारी इनकम्प्लीट होगी। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हमें कोई भी मैनेजमेंट एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट एबॉर्शन था हमारा। अगर हम बात करें जो हमारा कंप्लीट था एबॉर्शन उसके अंदर, तो यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे हमने कंप्लीट में हमने जैसे कुछ नहीं किया, बट हमने इनएविटेबल में या इनकम्प्लीट वाले में देखा है कि वहाँ पे हम उसे सर्जिकली भी रिमूव कर रहे थे या फिर वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे थे। तो अगर ऐसी कंडीशन है और जो फीमेल है वो RH नेगेटिव थी और बेबी पॉजिटिव था, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का जो हमारा कंडीशन होती है एक RH इनकम्पैटिबिलिटी, तो वो होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे हम anti-RHT देते हैं, जो कि एक इंजेक्शन होता है 72 आवर्स के अंडर देते हैं, फीमेल को 50 माइक्रोग्राम देते हैं। अगर इस कंडीशन की हम नॉर्मल डिलीवरी में बात करें, हमें पता है जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो नॉर्मल कंडीशन में जब फीमेल की फर्स्ट डिलीवरी होती है तो 72 आवर्स के अंडर ही हम उसे ये इंजेक्शन देते हैं, ताकि जो सेकंड प्रेगनेंसी उसकी कभी भी कंसीव हो उसमें उसे प्रॉब्लम ना हो। तो उस कंडीशन में हम उसे 300 माइक्रोग्राम देते हैं, और यहाँ पे हम 50 ही देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो हमें उसे एक्टिव मैनेज करना है।
तो ये हमारा कंप्लीट का कंडीशन था। अब हम बात करेंगे मिस्ड एबॉर्शन की। मिस्ड एबॉर्शन जो होता है, यहाँ पे जो फीटस होता है ये यूट्रस में ही डेथ हो जाता है, बट वहीं रहता है, अभी भी ये इनसाइड ही रहता है, बाहर नहीं आता। जब भी हम डायग्नोस करेंगे तब हमें पता चलेगा। मिस्ड एबॉर्शन के सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, जैसे कि वहाँ पे हार्ट रेट नहीं होगी फीटस की, या फिर अगर उसका मूवमेंट हो रहा था, मतलब वो मूव करना स्टार्ट कर दिया था तो वो मूवमेंट एब्सेंट हो जाती है। जब इसे हम डायग्नोस करेंगे तो 5 mm से हमें कम लेंथ का देखने को मिलेगा विदाउट यहाँ पे फेटल हार्ट। यहाँ पे फीटस की हार्ट रेट हमें नहीं सुनाई देगी। क्लिनिकल फीचर्स में जैसे मैंने बताया कि मिसकैरेज हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कोई भी देखने को नहीं मिलेंगे। यूट्रस जो है वो हमारा स्मॉल साइज़ का हो जाएगा। सर्विक्स जो है उसका इंटरनल ओसा क्लोज रहेगा एंड नॉन ऑडिबिलिटी फीटल हार्ट साउंड हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड से नहीं देखने को मिलेगी। और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में प्रेगनेंसी हमें निगेटिव देखने को मिलेगी। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसमें रिटेन रह सकता है प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम के लिए, जिसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है, और डाइसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन भी हो सकता है, जो कि रेयर है बट ये हो सकता है। अब इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो अगर जो फीटस है वो 12 वीक से कम है तो हम वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, जो कि मिसप्रोस्टॉल है, 800 mg देते हैं। ये 24 आवर्स में रिपीट करके 48 आवर्स तक हम वेट करते हैं एक्सपल्शन का, कि वो खुद से एक्सपल हो जाए। सक्शन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सक्शन फेल होता है, व्हेन द मेडिकल मेथड फेल जब होता है तब हम सक्शनिंग करते हैं। अब अगर यूट्रस जो है वो मोर देन 12 वीक है तो यहाँ पे हम हावल्दी मिसप्रोस्टॉल टैबलेट देते हैं, और अगर ये फेल हो जाता है तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टलेशन कर सकते हैं। एंटीबायोटिक भी देते हैं ताकि यहाँ पे किसी भी टाइप का सेप्सिस ना कॉज हो। ये था हमारा 5th टाइप का। अब हम बात करेंगे अपने 6 टाइप के एबॉर्शन की, जो होता है हमारा सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन का मतलब है कि एबॉर्शन तो हुआ बट उसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन भी कॉज हो गया है, मतलब एनी एबॉर्शन जो कि इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इसके हो सकते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन लाइक कि अगर किसी फीमेल ने जानबूझ के अबॉर्ट करवाया है इलीगल तरीके से, तो वहाँ पे एसेप्टिक प्रिकॉशंस यूज़ किए जाएंगे। तो उस कंडीशन में एसेप्टिक एबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है यूट्रस में। अब इन्फेक्शन यूट्रस में कॉज हुआ तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ यूट्रस में रहे, तो उसके स्प्रेडिंग के मेथड पे इसके ग्रेड देते हैं हम। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 ग्रेड्स होते हैं। फर्स्ट ग्रेड में जो इन्फेक्शन होता है वो सिर्फ यूट्रस में होता है। सेकंड ग्रेड में वो यूट्रस से हमारे फैलोपियन ट्यूब में, ओवरीज में, पैरामेट्रियम में या पेल्विक पेरिटोनियम में फैल जाता है। एंड जो लास्ट ग्रेड होता है ग्रेड 3, इसमें पेरिटोनाइटिस हो जाता है, मतलब पेरिटोनियल जो लेयर है वहाँ पे भी हमारा इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। और सम कंडीशन यहाँ पे रीनल फेलियर भी हमें देखने को मिलेंगी। मोस्ट कॉमनेस्ट हम बात करें अगर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की, तो यहाँ पे ग्रेड 1 वाला होता है कि हमें इन्फेक्शन जो होगा वो मेरे यूट्रस में ही देखने को मिलेगा। क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, तो हमें पता है किसी भी इन्फेक्शन का फर्स्ट सिम्टम फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा और वॉमिटिंग, डायरिया के साथ। पल्स रेट यहाँ पे हाई होगी, हाँ फीवर यहाँ 104 से अबव होगा फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे पल्स रेट इंक्रीज होगी, 100 to 120 पर मिनट हो जाती है, और कभी कभी पायरेक्सिया के साथ भी ये हमें देखने को मिलता है, और यूट्रस से बियॉन्ड भी इसके इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। एग्जामिनेशन हम इसमें देख सकते हैं, एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को मिलेगी, रिजिडिटी। इंटरनल एग्जामिनेशन हम चेक करेंगे तो वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेट्यूलस ओएस देखने को मिलेगा, ओसा, और ब्लॉगी फील हमें होगा, और सॉफ्ट सर्विक्स होगी जिसपे ओपन होगा हमारा इंटरनल ओसा। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यहाँ सीबीसी कर सकते हैं, सीरम यूरिया टेस्ट कर सकते हैं, वजाइनल स्वैप कर सकते हैं, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं पेल्विक की, एक्सरे एब्डोमेन की कर सकते हैं, और चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं अगर रेस्पिरेशन में भी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सेप्टिक कॉज हुआ है, इन्फेक्शन कॉज हुआ है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, इमीडिएट कॉम्प्लेक्स अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हैमरेज हो सकता है या इंजरी हो सकती है हमारे यूट्रस में। अब इन्फेक्शन जो है वो हमने जैसे बात की थी ग्रेड की, तो वो स्प्रेड भी हो सकता है, तो स्प्रेड होने की वजह से फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर, थ्रोम्बोफेब्लिटिस हो सकता है। ये सारे ही मैटरनल डेथ कॉज करते हैं, जिसकी वजह से जो मदर है उसकी डेथ हो सकती है इन सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से।
मैनेज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराएंगे और यूट्रस इवैक्यूएटेड करेंगे। सीवियर केसेस में हम आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं अगर उसे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, एंटीबायोटिक देते हैं एम्प्लिसिन जेंटामाइसिन के साथ, एंड यूट्रस को इवैक्यूएट कर सकते हैं 4 to 6 आवरली कमेंसिंग थेरेपी के थ्रू। अब आता है हमारा लास्ट आज का टॉपिक जो है हमारा रिकरेंट मिसकैरेज या प्रेगनेंसी लॉस। रिकरेंट जो एबॉर्शन होता है इसमें हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि इसमें 3 to 4, 4, 5, 6 ऐसे कई टाइम उसकी जो प्रेगनेंसी है वो लॉस हो चुकी है, मिसकैरेज हो चुका है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिकरेंट एबॉर्शन। रिकरेंट एबॉर्शन का मतलब होता है कि 3 आर मोर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मतलब वो उसने कुछ नहीं किया है, मतलब उसने करवाया नहीं है इलीगली या MTP, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उसका जो एबॉर्शन है वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। ये 1% वुमेंस में हमें देखने को मिलता है। इसमें रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ससेप्टिक एबॉर्शन का। नो अंडरलाइन कॉज, यहाँ पे हमें 50% रिकरेंट जो प्रेगनेंसी लॉस है उसकी हमें अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चल पाई है। अब इसकी अगर हम कॉमनली कॉज की बात करें 50% की जो हमारे बचे थे, तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो रहा है तो वहाँ पे जेनेटिक फैक्टर्स होंगे, जैसे कि पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, मतलब ट्राइसोमी, पॉलीपॉइडी, ऐसी कोई कंडीशन। बैलेंस ट्रांसलोकेशन हो सकता है क्रोमोसोम्स का। अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है जिसकी वजह से कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की वजह से बार बार मिसकैरेज हो रहा है या लाइव बर्थ हो रहा है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के साथ। मिसकैरेज के चांसेस वहाँ भी बढ़ जाते हैं जहाँ पे 25% से ज़्यादा उनमें कपल्स में बैलेंस ट्रांसलोकेशन है, और मोस्ट कॉमन कॉज ही होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी लॉस का। एंडोक्राइनल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है वो उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, डायबिटीज़, थायराइड, ऑटो एंटीबॉडीज़ हो गए, ल्यूटियल फेज, जो हमने स्टार्टिंग में कॉजेज पढ़े थे वो सारे यहाँ। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इन्फेक्शन हो सकता है जेनिटल ट्रैक्ट या फिर सिम्फिसिलिस। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया हो सकता है जिसमें प्रोटीन C डिफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन S डिफिशिएंसी, फैक्टर 5, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं यहाँ पे। थ्रोम्बोबिन हो सकता है, जीन म्यूटेशन, ये सारे इनहेरिटेड कॉजेज़ होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल में ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है, मतलब खुद की ही इम्यूनिटी खुद को मतलब उसके अगेंस्ट वर्क करने लगे, और एलो इम्यून मतलब होता है कि पेरेंटल की जो है वो फीटस को, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें RH इनकम्पेटिबिलिटी की, तो वहाँ पे जो फीटस का एंटीबॉडी होता है वो जो मदर का एंटीबॉडी होता है वो फीटस को अफेक्ट करता है, तो वो कंडीशन जहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है एंटीबॉडीज़ का वो हमारा लैक हो जाता है, और मदर जो होती है वो खुद के ही सेल्स को या फिर फीटस के सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। अब अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो रहा है, मतलब 3 to 6 मंथ में, तो उसके कॉजेज़ हो सकते हैं एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, जिसमें 10 to 15% रिकरेंट एबॉर्शन है। अब इसमें कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है या एक्वायर्ड डिफेक्ट हो सकता है। एक्वायर्ड डिफेक्ट में इंट्रायूट्राइन एडेंशन है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रोसिस है या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है। कंजेनाइटल में कोई भी कंडीशन हो सकती है कि वहाँ पे डबल यूट्रस है, सेप्टेट है, ऐसी कंडीशन जो कंजेनाइटल है, मतलब बर्थ से हैं। यूट्राइन कॉजेज़ पे हो सकते हैं डबल यूट्रस, जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्लांटेशन हो सकता है। एस्मर-मैन सिंड्रोम, जिसका मतलब होता है इंट्रायूट्राइन एडेंशन ड्यू टू प्रीवियस कर्टेज। कर्टेज क्या होता है? कर्टेज एक कंडीशन होती है जिसमें अगर जो फीमेल है उसका सर्विक्स जो है वो डायलेट है, तो वहाँ पे एक सुचर लगाया जाता है, सुचरिंग की जाती है, जो कि हमारा नॉन एब्जॉर्बल होता है। 6 to 7 वीक में प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है उसे ड्यूरिंग करते हैं, और 7th वीक में इसे हम ओपन करते हैं ताकि फीटस जो है वो डिलीवर हो पाए। यहाँ पर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड भी कभी कभी जो हम इसे डायग्नोस करने के लिए करते हैं वो कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपिक रेसेक्शन कर सकते हैं और सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड को मैनेज कर सकते हैं। ये सेप्टेट यूट्रस है और ये डबल यूट्रस है, मतलब ये एक ऐसा यूट्रस है जिसके बीच से उसे सेपरेट कर दिया गया है, और ये डबल यूट्रस है। तो ये सारे कंजेनाइटल प्रॉब्लम हैं जो फीमेल में है, तो उसकी वजह से उसका एबॉर्शन बार बार हो रहा है। अब हम बात करें सर्वाइकल इनसफिशिएंसी की, तो जैसे पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन, यहाँ पे डायलेशन हो जाता है जो सर्विक्स है नॉर्मल कंडीशन से पहले। नॉर्मली तो 37 वीक पे होना चाहिए सर्विक्स का डायलेशन जब हमारा लेबर स्टार्ट हो, बट यहाँ पे सर्विक्स का डायलेशन पहले ही हो जाता है, यूजुअली 16 वीक से 24 वीक तक। तो अगर सर्विक्स डायलेट हो जाएगा, इंटरनल ओसा वहाँ से हट जाएगा,
तो जो प्रोडक्ट होगा कंसेप्शन का वो बाहर आ जाएगा, तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन होता है। तो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का मतलब होता है कि वहाँ पे पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है बिना एमनियोटिक फ्लूइड के बैलूनिंग शेप में आए। अब इसकी एटियोलॉजी भी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे वीकनेस है सर्विक्स का, या यूट्राइन एबनॉर्मलिटी थी, या यहाँ पे डीएनसी ऑपरेशन हुआ है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन का भी हुआ है, वजाइनल ऑपरेशन हुआ है, ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? रिपीटेड ट्राइमेस्टर में उसे पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन हो जा रहा था। इंटरनल एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलता है हेगर डायलेटर, मतलब उसका इंटरनल ओसा जो है वो ओपन हो जाता है। फर्नलिंग या इंटरनल ओसा सीन हिस्टेरोसल्पिनोग्राफी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें तो क्लिनिकल डिजिटल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, मतलब पेनलेस, मतलब मेनली अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन और सॉर्टिंग देखने को मिलेगी। अब इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? जो हमारा सर्वाइकल वाला था मेनली, तो इसमें हम सर्वाइकल सर्कलेज करते हैं। सर्वाइकल सर्कलेज का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें हम एक नॉन एब्जॉर्बेंट सुचर का यूज़ करते हैं, जिससे हम उसे टाइट कर देते हैं जो सर्विक्स होता है 6 to 7 वीक में प्रेगनेंसी के, और उसे हम बाद में रिमूव करते हैं। इसमें दिया है यूजुअली 12 to 14 वीक्स में कर सकते हैं। प्रोसीजर जो है वो रीइंफोर्स करता है जिनमें सर्विक्स वीक थी नॉन एब्जॉर्बल टेप से, जो मैंने आपको बताया, और ये इंटरनल ओसा के लेवल पे की जाती है। ये देखिए नॉर्मल है, ये इनकम्पिटेंट है, मतलब यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। अब यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होंगे? जैसे इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, उस कंडीशन में हम इसे नहीं करेंगे। मेम्ब्रेन अगर रप्चर्ड है, सीवियर यूट्राइन इरिटेबिलिटी है, या सर्वाइकल डायलेशन 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, तो हम नहीं कर सकते हैं। इसमें हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, MC डोनार्ड एंड मॉडिफाइड सिरोडकर। इसकी सक्सेस रेट जो है वो 80 to 90% की है। इसे हम फिगर से समझ सकते हैं। ये देखिए आप फिगर, जिसमें हम यहाँ पे एक नॉन एब्जॉर्बेंट सुचर ले रहे हैं और उससे हम सर्विक्स को टाइट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले अलग अलग थोड़ा डिस्टेंस पे हम उसे जो सुचर होता है उसकी सुचरिंग करते हैं, लास्ट में दोनों को हम टाइट करके एक में ज्वाइंट कर देते हैं वजाइनल म्यूकोसा को। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम यहाँ पेशेंट को क्या देंगे? तो हम पेशेंट को 2 to 3 डेज़ एटलीस्ट बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे। प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट दे सकते हैं जिनका उनमें इंजेक्शन के उस पर प्रोजेस्टेरॉन कार्पोरेट 500 mg दे सकते हैं IM। हम इंटरकोर्स के लिए पेशेंट को कहेंगे कि वो अवॉइड करे, क्योंकि वहाँ पे जो सुचरिंग हुई है वो उसकी वजह से अफेक्टेड होगी। रिमूव हम कब करेंगे इसे? 37 वीक पे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब लेबर पेन स्टार्ट होगा उस टाइम पे हम इसे रिमूव कर देंगे, ताकि ईजली जो लेबर है वो हो पाए। स्टिच अगर कट नहीं होती है तो यूट्राइन रप्चर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो फिटस था वो एक्सपल नहीं हो पाएगा, वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, तो सर्वाइकल जो है वहाँ पे टीयर्स फॉर्म हो जाएंगी और यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगे? तो हमें स्लिपिंग या कटिंग देखने को मिलेगा जहाँ हमने सुचर किया था। कोरियो एमनाइटिस देखने को मिलेगा, रप्चर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, और सर्वाइकल स्कैरिंग देखने को मिलेगी, या डिस्टोसिया देखने को मिलेगा। डिस्टोसिया की कंडीशन में हमें C-सेक्शन डिलीवरी कंडक्ट करवानी पड़ेगी। प्रोग्नोसिस रेट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो रिस्क फैक्टर है रिकरेंट मिसकैरेज का वो अबाउट 20 to 30% है। तो इसमें प्रीवियस स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज जिनकी हुई है उन्हें ही रिस्क होता है। ओवरऑल प्रोग्नोसिस तो इसका अच्छा है, 70 to 80% इफेक्टिव होती है ये प्रेगनेंसी, अगर हम रिकरेंट मिसकैरेज में सर्वाइकल कर्टिस कर रहे थे तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था एबॉर्शन। तो आज हमने इसके थ्योरी पार्ट को सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं या जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आ सकता है उसकी थ्योरी को आज हमने डिस्कस किया है फर्स्टली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ की बात करेंगे कि इसके क्या क्या MCQ बन सकते हैं एबॉर्शन से रिलेटेड। तो इसके जितने भी टाइप हैं उनके टाइप के बेसिस पे हम उनका मैनेजमेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि उनके टाइप्स को आप अंडरस्टैंड करें, उसी की बेस पे आप इसे मैनेज करें, क्योंकि इसमें कुछ टफ नहीं है। इसमें आपको बस उनके टाइप समझ आने चाहिए कि किस में क्या हो रहा है। तो अगर आप उनके टाइप को ईजिली समझ जा रहे हैं तो उनका मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोनों ही आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।